टाइमर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है टाइम पल्सेस जनरेट करने के लिए। डिस्चार्ज सबका मतलब मैं बताऊंगा अभी, है ना। पिन नंबर 3 आउटपुट है, पिन नंबर 4 रीसेट है, पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज है। एकदम देख रहे कैसा याद है, उसी तरह आपको भी याद करना है। कहां से गूगल से ना कहां से पढ़े, मैंने तो इस तरह आपको पढ़ा दिया, या स्टैंडर्ड बुक में ऐसा ही दिया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर का एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज दोस्तों हम लोग एनालॉग जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग वाला हिस्सा, उसका हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक पहुंच चुके हैं, यानी जो है आपका टॉपिक टाइमर 555 आईसी या टाइमर आईसी 555 जो कहेंगे। तो दोस्तों ये क्या होता है, आखिर टाइमर 555 क्या है। तो टाइमर वर्ड से आप लोग बहुत कुछ माने जानते होंगे कि टाइमर क्या होता है। टाइमर एक ऐसा चीज है जो टाइम फिक्स करता है, जैसे आपके मोबाइल के क्लॉक में होता है ना कि इतना टाइम फिक्स कर दिए तो अलार्म बजेगा ही बजेगा, शाम को 4 बजे सुबह 4 बजे अलार्म बजेगा तो बजेगा ही। तो वो जो फिक्स किए वो क्या किए, उसको कंट्रोल किए, है ना। उसके बाद वो जो अपने से बजेगा वो क्या हुआ, एक ट्रिगरिंग होगा, उसके अंदर में एक ट्रिगर लगा हुआ है जो जैसे वहां तक पहुंच गया तो वो सिग्नल दे देता है, चलो बस हो गया, अब सिग्नल वो जारी कर देता है और उसके बाद फिर सारा काम एक्टिवेट हो जाता है। तो उसी तरीके से दोस्तों टाइमर 555 काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइमर 555 क्या होता है, उसका जो भी डेफिनेशन वगैरह है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो मैं आपको बताऊंगा। और फिर टाइमर 555 का मैं आज आपको ब्लॉक डायग्राम समझाऊंगा और इसी वीडियो में उसका पिन डायग्राम भी समझा दूंगा। बस दो ही चीज को मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, एक उसका ब्लॉक डायग्राम, एक उसका पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम तो बहुत आसान है, वो तो सिंपल से खाली पिन छाप देने से हो जाएगा, 8 पिन खत्म। सबसे मेन चीज है दोस्तों उसका ब्लॉक डायग्राम, है ना। कोई कोई उसको सर्किट डायग्राम भी बोलता है। तो ब्लॉक डायग्राम के ही अंदर में सर्किट छपा रहता है, उसको हम लोग समझ लेंगे। तो उस ब्लॉक डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कितना आपके लिए जरूरी है डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर के हिसाब से, ऐसे तो है वो बहुत माने जटिल चीज है, बहुत जटिल कॉन्सेप्ट है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपके फिलहाल अभी के लिए कितना जरूरी है, उसको कितना तक समझना जरूरी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो एकदम आप वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात बता देना चाहूंगा टाइमर क्या होता है। तो टाइमर एक ऐसा डिवाइस है, नॉर्मल टाइमर का मैं बात कर रहा हूँ, 555 का नहीं, नॉर्मल टाइमर। यानी टाइमर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, ध्यान से समझ लीजिए। टाइमर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है टाइम पल्सेस जनरेट करने के लिए, ठीक है, टाइम पल्सेस जनरेट करने के लिए। डिप्लोमा 2nd सेमेस्टर में भी आपका था, किसमें था, FEEE में था, माइक्रो कंट्रोलर वगैरह जहां पर पढ़ रहे थे वहां पर था टाइम पल्सेस जनरेट करने के लिए। आप वहां पर 555 आईसी वहां पर था टाइमर। आप लोग अगर गौर किए होंगे तो आपको पता होगा कि सर ये तो टाइमर 555 आईसी ये तो हम लोग सर 2nd सेमेस्टर में था सर, ये वर्ड था, लेकिन वहां पर हम लोग को डिटेल में पढ़ना नहीं था तो वहां स्किप कर देते थे, या फिर समझ में भी नहीं आता था कि ये टाइमर 555 आईसी पल्स जनरेट कर सकते, ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ टाइमर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो टाइम पल्सेस जनरेट कर सकता है। मतलब इस तरह से ये, मतलब आप लोग सीधा सीधा ऐसा समझिए कि अब ये क्या कहते हैं, रेक्टिफायर देखे ना, रेक्टिफायर के अंदर में अगर हम लोग एसी सिग्नल देंगे है तो वो क्या करेगा, पल्सेटिव डीसी बना देगा, डीसी सिग्नल बना देगा। उसी तरीके से तो फिर रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए, डीसी सिग्नल प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से जो टाइमर 555 या फिर नॉर्मल से टाइमर, वो क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, टाइमर क्या करता है, वो जो है ना वो टाइम पल्सेस जनरेट कर देता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से टाइमर पल्सेस जनरेट कर दिया। और ये दोस्तों हमेशा जो है ना ये 0 1 0 1 ऐसा होगा, है ना, 0 1 0 1 ऐसा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, है ना, 0 1 0 1 इस तरह होगा टाइम पल्सेस जनरेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया दोस्तों टाइमर 555 के बारे में हो गया। टाइमर मतलब आप इसका टाइम पल्सेस जनरेट कर सकते, आप इसमें माइक्रो सेकंड का भी पल्स जनरेट कर सकते हैं। यानी आपको कम समय के लिए चाहिए, यानी आप लोग इतना चाहिए, मात्र इतना ही चाहिए आपको, उतना मोटा नहीं चाहिए, मतलब उतना ज्यादा देर तक नहीं चाहिए, आपको इतना ही चाहिए। तो ये माइक्रो सेकंड के लिए भी पल्स जनरेट कर सकता है, माइक्रो सेकंड का भी पल्स जनरेट कर सकता है। इस तरह का पल्स चाहिए आपको तो टाइमर जो है ये डिवाइस ये आपको दे देगा। अच्छा, बेस मतलब माने बेसिक चीज क्या है जानते हैं दोस्तों, बेसिक चीज ये जो टाइमर है इसका यूज किया जाता है डिजिटल सर्किट बनाने में। सिंपल से इसका बेसिक जो यूज है वो डिजिटल सर्किट बनाने में। डिजिटल सर्किट मतलब डिजिटल क्लॉक पर जो आधारित है, डिजिटल क्लॉक है ना, जो डिजिटल घड़ी है उस पर आधारित जो डिजिटल सर्किट जितना भी बनाया जाता है
है, जहां पर डिजिटल क्लॉक का मैंने काम करवाना है, वहां पर डिजिटल सर्किट बनाना है, तो वहां पर 555 आईसी लगेगा या नहीं? लगेगा ही लगेगा फिक्स से। हाँ, अभी का समय में इसके अलावा बहुत कुछ एडवांस आ गया है ना, वो सब का यूज होता है, LM385 वगैरह वगैरह का भी आईसी का भी यूज होता है ना, तो वो सब हो 555 आईसी है ना, 555 टाइमर। तो इतना पहले लिख देते कि अगर मान लेते आपके एग्जाम में आता है तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा ना, है ना, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए यार, नोट्स बनाते चलिए। मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो बच्चे बोल रहे कि सर आपका वीडियो तो हाल फिलहाल से देखना शुरू किए, तो फिर हम बोले कि अरे तुम लोग का एग्जाम आने वाला, तो तुम लोग अभी पढ़ना शुरू कर रहा है, उतना दिन से क्या कर रहा था? तो उन लोग हमको सीधे नोट्स मांग देते हैं, तो नोट्स में कहाँ से दे पाऊंगा? ये सब का नोट्स मेरे पास प्रॉपर लिखा हुआ थोड़ी है ना, अपना भाषा में लिखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे ठीक कर रहे, लेकिन वीडियो देखते देखते कॉपी कलम लेकर के बैठिए और लिखते चलिए। जैसे मैं रुक गया, पॉज कीजिए, और इतना छोटा तो ये लिख नहीं पाएंगे, आराम से लिख लेंगे, है ना। और क्या होगा, उस समय आपका रिवीजन भी होता चलेगा, बहुत अच्छी बात है ना। जिस तरह आप लोग कंपटीशन का, मतलब बहुत बच्चे कंपटीशन का वीडियो देखते हैं, तो कैसा होता है, वो लोग यहाँ लैपटॉप में लगा दिया है, कॉपी कलम लेकर बैठे, जैसे सर वहां बता रहे तैसे नोट करते जा रहे, जैसे सर बता रहे तैसे नोट करते जा रहे। वैसा ही होना चाहिए, ताकि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, है ना। बच्चे स्क्रीनशॉट मार के रख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट में रह जाता है ना, मोबाइल में रह जाता है, वो कभी कॉपी में नहीं आता है। तो चलिए सब बाद में बात करते हैं। तो टाइमर क्या है? टाइमर इज अ डिवाइस, टाइमर इज अ डिवाइस which can generate time pulses, लिखते चलिए आप लोग, है ना। it can be used to generate microsecond pulses, माइक्रोसेकंड का पल्स भी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली टाइमर इज बेसिकली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डिजिटल सर्किट्स बेस्ड ऑन डिजिटल क्लॉक पर आधारित डिजिटल सर्किट बनाने में दोस्तों टाइमर 555 का यूज किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों टाइमर 555 के बारे में। अच्छा, ये जो पाया जाता है ना, जैसे मैंने आपको थंबनेल में दिखाया, या फिर जितना भी आईसी है, ये सब आईसी जो है दोस्तों इस तरह का फॉर्म में रहता है, DIP, डुअल इन लाइन पैकेज, इस तरीके से। यानी बीच में अगर हम लाइन फाड़ देंगे ना, तो इधर भी जितना नंबर ऑफ पिन होगा, उधर भी उतना ही नंबर ऑफ पिन होगा। ऐसा आता है टाइमर, मतलब टाइमर नहीं, मतलब आईसी। ये क्या है? आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता है दोस्तों, ये डुअल इन लाइन पैकेज होता है, DIP पैकेज। मतलब एक लाइन के दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ पिन रहते हैं, है ना। तो 3-6 पिन वाला भी रहता है आईसी, 4-8 पिन वाला भी रहता है, 2-4 पिन वाला भी रहता है ना, 2-4 पिन वाला भी आईसी रहता है। तो जहां पर जिसका यूज होगा, है ना। तो अभी हमको कौन वाला चाहिए? अभी हमको ये वाला चाहिए, 4-8 पिन वाला आईसी, है ना। तो वही बोल रहे कि ये जो टाइमर 555 आईसी जो है, ये पाया जाता है किस फॉर्म में? 8 पिन आईसी के फॉर्म में। तो इट इज अवेलेबल इन 8 पिन आईसी। ये जो है दोस्तों, ये जो टाइमर है, ये 8 पिन आईसी में अवेलेबल होता है, ठीक है। 8 पिन आईसी में यह पाया जाता है। तो ये होगी दोस्तों। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, है ना। तो पहले इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, या फिर पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो टाइमर तो 555 आईसी, इसका तो अधिकतर इसका किया जाता है। अगर कोई आपसे शॉर्ट में पूछे कि बता रहे इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना है, सीधे बता देना है। कोई पूछेगा टाइमर 555 आईसी का क्या काम है, तो सीधे उसको बता देना है टाइमर 555 आईसी का यूज किया जाता है पल्स जनरेट करने के लिए, ऑसिलेटर की तरह इसका यूज किया जाता है ना। काफी है ना। उसके बाद आप उसको और अच्छा से कर सकते हैं। इसका यूज बेसिकली डिजिटल सर्किट में, डिजिटल क्लॉक पर आधारित डिजिटल सर्किट बनाने के लिए किया जाता है ना। और ये 8 पिन आईसी में अवेलेबल, बस इतना ही उसको बता देना, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब इसका ब्लॉक डायग्राम सबसे मायने रखता है। ब्लॉक डायग्राम कोई भी इसका
डिफिनेशन नहीं पूछेगा, कोई भी आदमी इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा इसका ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या पार्ट्स है, उसका क्या काम है, वो सब पूछेगा, है ना। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे टीचर उसको ब्लॉक डायग्राम को समझा नहीं पाते, अभी मुझसे भी शायद नहीं हो पाएगा बढ़िया से, तो चलिए मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा इसका ब्लॉक डायग्राम। तो पहले इतना लिख लीजिए, हो गया। हाँ तो चलिए अब इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, ये अलग टॉपिक आ गया है ना, मतलब टाइमर ही है लेकिन नेक्स्ट है, सब टॉपिक है। ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइमर 555, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइमर 555। तो लिखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम एक लाइन ऑफ 555 टाइमर इज गिवन बिलो। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, गिवन बिलो, अब छापना है, अब मेन चीज छापना है। देखिए यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो जैसे देखिए ये बहुत बड़ा लार्ज माने सर्किट है, ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत खतरनाक है, तो इसको छापना भी बड़ी दिक्कत है कि कहां से शुरू करेंगे। तो इसलिए जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वहां से आप लोग अगर ध्यान से देखते चलेंगे तो बहुत कुछ समझ में भी आएगा। ये VCC जिस तरह मैं छाप रहा हूं खाली ध्यान से देखना है ना, किस कैसा छाप रहा हूं। ये एक VCC से सीधे एक रेजिस्टेंस लगा करके इसको कनेक्ट करेंगे अपर कंपरेटर से। ये वाला सीधे तो पहले भेज दीजिए, ऐसा भेज दीजिए, है ना, एकदम सीधे इस तरह भेज दीजिए। कहां तक जाएगा दोस्तों, VCC पहला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव VCC है, तो दूसरा टर्मिनल क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड हो गया। पहला VCC है तो दूसरा ग्राउंड। पावर सप्लाई जिस तरह दिया जाता है कंप्लीट ये पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए, अब इसके बीच में हमको क्या लगाना है दोस्तों, कंपरेटर लगाना है ना। तो मान लेते हैं वो अपर कंपरेटर यहां लगा दिए, है ना, अपर कंपरेटर यहां लगा दिए, ये अपर कंपरेटर UC, और एक लोअर कंपरेटर यहां लगा देंगे, ये लोअर कंपरेटर LC, ठीक है। अच्छा तो यहां पर देखना है कि अपर कंपरेटर का टर्मिनल को निकाल देना इस तरह, जो यहां पर कनेक्ट रहेगा, और ये लोअर कंपरेटर भी निकाल देना है, सॉरी अपर कंपरेटर का ही दूसरा टर्मिनल भी निकाल देना है। क्यों निकालना है इसका कारण भी मैं बताऊंगा। और ये जो है ये कनेक्ट नहीं है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना, ये जो नेगेटिव है ये कनेक्ट नहीं है तो इसको निकाल दीजिए, और ये कनेक्ट है तो इसको नहीं निकालना है, ठीक है ना। अभी कैसे छाप रहा हूं वो खाली देखिए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा डायग्राम को पहले तो ये सोच में पड़ जाता है कि शुरू कहां से करेंगे छापना, बड़ी दिक्कत होता है। तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूं खाली वैसा वैसा ध्यान में रखिए कि कैसा यहाँ पर छापा रहा है, बस उसके बाद आपका सब कुछ आसान होगा, आप लोग समझने में भी आपको आसानी होगा। अच्छा इस टाइमर को 555 क्यों कहा गया, क्योंकि इस जो सप्लाई लाइन है इसमें 3 गो रेजिस्टेंस है। कोई भी आपसे पूछेगा कि इसका 555 नाम क्यों पड़ा टाइमर का, क्योंकि इसमें 5-5 किलो ओम का 3 गो रेजिस्टेंस यूज हुआ है, एगो यहां पर, एगो इस कंपरेटर से पहले, एगो इस कंपरेटर से पहले, एगो, है ना। तो इस कंपरेटर से पहले यहां पर कर दीजिए क्योंकि यहां कनेक्ट नहीं है, यहां कर दीजिए, यहां सबसे बढ़िया रहेगा, है ना, वही है क्योंकि यहां तो कनेक्ट नहीं है ना, यहां तो कनेक्ट नहीं है ना। हाँ उसके बाद एगो यहां कर दीजिए, यहां, है ना, यहां एगो कर दीजिए। क्यों यहां कर रहे हो, इतना सामने क्यों कर रहे, क्योंकि यहां पर एगो NPN ट्रांजिस्टर ला करके जोड़ना है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहां एगो NPN ट्रांजिस्टर ला करके जोड़ना है, NPN ट्रांजिस्टर। ये बेस चला गया, ये कलेक्टर यहां से आ जाएगा, है ना, कलेक्टर आ जाएगा, ये कलेक्टर, और NPN माने निकल रहा है ना, और यहां से एगो इमीटर, इमीटर, तो इसको इस तरीके से कीजिए, है ना, मतलब वही समझने लायक कि यहां से एगो NPN ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है बस, है ना, ये NPN ट्रांजिस्टर जोड़ दिए दोस्तों, ठीक है ना। अब ये जो बेस टर्मिनल ये कहां जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले इतना समझ गए कि कैसे कैसे हुआ है। देखिए इसका पिन को भी गिनते चलिए, है ना, ये ग्राउंड एगो पिन हो गया,
ये ग्राउंड एगो पिन हो गया, ये दूसरा पिन, तीसरा पिन, चौथा, पांचवा, छठा, ये VCC भी एगो पिन है ना। 6 गो पिन हुआ और 2 गो पिन हमको बनाना है क्योंकि इसमें 8 गो पिन होता है ना। हाँ, अब ये जो कंपैरेटर का जो दोस्तों इनपुट के बाद जो आउटपुट ये सब निकल रहा है, ये चला जाएगा कहाँ, ये एगो डिवाइस के अंदर में चला जाएगा, जो उस डिवाइस के लिए ये हो जाएगा आपका इनपुट हो जाएगा। उस डिवाइस के लिए हो जाएगा क्या दोस्तों, इनपुट। ये है आपका SR, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप हाइफन फ्लॉप, ठीक है। ये यहां से सेट होगा और यहां से रीसेट होगा, और यहाँ एक क्यू है और यहाँ क्यू बार है। क्या है सबका मतलब मैं आपको बताऊंगा, आपको एकदम अभी टेंशन नहीं लेना। यहां से जो आउटपुट निकल रहा है ये तो खुला रह जाएगा, इसका कोई काम नहीं। यहां से ये जो आया वो यहां एक बार जाएगा और यहां से ये आपका जाएगा एक इन्वर्टर में। अब ये घर वाला इन्वर्टर नहीं समझ लीजिए, घर वाला इन्वर्टर नहीं है ना। ये रहता है कि आउटपुट में जो हमको मिला उसका उल्टा कर देने वाला। अगर आउटपुट में हमको 0 मिला, अगर आउटपुट में हमको यहाँ पर 0 मिला तो यहाँ हमको आउटपुट में जो मिलेगा, इन्वर्टर के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा में हमको 1 मिलेगा। अगर यहाँ पर हमको 1 मिला है तो यहाँ 0 मिलेगा। इस तरीके से ये इन्वर्टर माने उल्टा कर देता है, ठीक है। देखिए ये आ गया, 7वां पिन आ गया। अब एक पिन है दोस्तों, लास्ट पिन, जो कि है आपका इस ट्रांजिस्टर। यहाँ एक NPN ट्रांजिस्टर हो गया, अब एक PNP ट्रांजिस्टर होगा। ये जो आगे गया है ना, ये आगे गया है, ये PNP ट्रांजिस्टर से गया है, मैंने PNP ट्रांजिस्टर पर गया है। हाँ, ये वाला जो बेस गया है ये आपका चल गया रीसेट, फिर से सेट कर देगा। जिस तरह मोबाइल में रहता है ना रीसेट मारने का ऑप्शन, उस तरह इसमें भी टाइमर में भी रहता है रीसेट मारने का ऑप्शन। अच्छा, तो ये PNP ट्रांजिस्टर आता है, PNP प्रवेश कर रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है। ये रहता है VR, ठीक है, रीसेट का वोल्टेज। ये वोल्टेज पड़ेगा तब ये रीसेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए 8 गो पिन हो गया, 1 गो पिन, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो पिन हुआ। नाम देते हैं। ये ग्राउंड जो है दोस्तों GND ग्राउंड, ये पहला है पिन नंबर 1। अच्छा, पिन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, VCC, ये पिन नंबर 8 है। रुकिए, अभी अपर कंपैरेटर का ये जो टर्मिनल ये नेगेटिव है, यानी ये इन्वर्टिंग है ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल। और इस टर्मिनल का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्टेज देंगे, इसका नाम क्या मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये आपका कंट्रोल वोल्टेज। और यहाँ ये जो दूसरा इसका जो टर्मिनल है दोस्तों, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अच्छा, और ये जो लोअर कंपैरेटर का पहला जो टर्मिनल है जो कि इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये है आपका ट्रिगर। और ये जो ट्रांजिस्टर का ये जो आया है, ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये है आपका क्या है दोस्तों, डिस्चार्ज टर्मिनल, डिस्चार्ज। सबका मतलब मैं बताऊंगा अभी, है ना। ये आउटपुट, ये रीसेट। अब पिन नंबर 1 हो गया, पिन नंबर 2 ट्रिगर है, पिन नंबर 3 आउटपुट है, पिन नंबर 4 रीसेट है, पिन नंबर 5 कंट्रोल वोल्टेज है। एकदम देख रहे कैसा याद है, उसी तरह आपको भी याद करना है। पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड वोल्टेज, पिन नंबर 7 डिस्चार्ज, पिन नंबर 8 VCC। अब ये जो 3 गो रेजिस्टेंस है, ये 5-5 किलो ओम का है, 5 किलो ओम, इसीलिए इस टाइमर का नाम पड़ा 555 टाइमर। ये है SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जिस तरह से रैम रोम देखे मेमोरी होता है, चिप होता है, उस तरह से ये जो SR है ये भी एक चिप है, SR फ्लिप फ्लॉप। ये याद रखता है, क्या याद रखता है कि इसको क्या काम करना है। ये याद रखता है कि इसको क्या काम करना है। यदि 0 आया है तो ये बताता है कि अच्छा अभी इसको 1 होना है। यदि 1 है तो ये बताता है, इसका याद है कि अच्छा अभी 1 आया था, मैंने पहले 1 आया था तो अब ये 0 आएगा। मतलब याद रखना है, इसको याद रखना है। जिस तरह से गाड़ी का गियर नहीं होता है ना, बाइक में गियर कि हम लोग को याद रखना पड़ता है, तो ये अभी तो सब उसमें दिया हुआ कि कई गियर में गाड़ी चल रहा है। पहले का समय में हीरो होंडा समय क्या होता था, है ना, घर वाले बोलते थे, जो भी आपको गाड़ी सिखा रहे वो बोलते याद रखना ना, कई को गियर अभी तक तुम चेंज किया, याद रखना। हाँ, याद रखना। तो हम लोग याद रखते थे, अच्छा अभी तक 3 गियर है, 3 गियर में चल रहा है ना, या फिर अभी तक 2 गियर में हम चला रहे थे, अच्छा ठीक है। यदि भूल गए तो
तब फिर न्यूट्रल करो, फिर याद करो, फिर से शुरू से 1 गियर, फिर 2 गियर, अब याद ही रखो, फिर 3 गियर, याद ही रखना है। हाँ, उसी तरह से एसआर फ्लिप फ्लॉप भी याद रखता है कि ये अभी इसमें आया क्या था पहले और बाद में फिर इसको करवाना क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अच्छा इसका वर्किंग को देखेंगे, है ना। पहले यहां पर इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, क्योंकि ये आपका एक पैकेज में माने बंद रहा था, है ना, एक माध्यम में, मीडियम में बंद रहा था। ठीक है दोस्तों, सबका काम मैं बताऊंगी कि किस टर्मिनल का काम क्या है, सब मैं बताऊंगा, आपको घबराना नहीं, सब बताऊंगा, है ना। चलिए, खाली अभी पता चल गया कि इसको छापना कैसे, देख रहे कितना जटिल है। इसको छापना है ऐसा ही जैसे मैंने अभी शुरू किया था। पहले शुरू कहां से करना है, वीसीसी छापना है, पहले वीसीसी, पहले वीसीसी, वीसीसी से इस तरह से तार निकाल दीजिए सीधे ग्राउंड में, इसी का बीच में 3 को रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, बाद में पहले कंपैरेटर लगा दीजिए, है ना, कंपैरेटर लगा दिए, पहला कंट्रोल वोल्टेज, दूसरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ये अपर कंपैरेटर था, हमेशा याद रखना कि इसका नेगेटिव को ऊपर रखना, पॉजिटिव को नीचे। अगर आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को छेड़छाड़ कर दिए तो ये पूरा सर्किट चेंज हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऊपर चला जाएगा, है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ, है ना। आउटपुट आपको इधर से नहीं मिलेगा, इधर से आप मिल जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा ही याद रखना, या फिर आप लोग जैसा अब आपका मन है, आप कहां से गूगल से ना कहां से पढ़े, मैंने तो इस तरह आपको पढ़ा दिया, या स्टैंडर्ड बुक में ऐसा ही दिया है ना। तो ये हो गया। अच्छा, तो 5 को माने 3 को 5-5 ओम का 5-5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, अपर कंपैरेटर हो गया, लोअर कंपैरेटर, दोनों से जो आउटपुट मिलेगा वो एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए हो जाएगा इनपुट, और यहां से लेगा और ये एक टर्मिनल खाली रह जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ये जो दूसरा टर्मिनल निकल रहा है ये सीधे जाएगा आपका आउटपुट में, लेकिन उससे पहले इन्वर्टर में जाएगा। इन्वर्टर आपका घर वाला इन्वर्टर नहीं है ना, ये है आपका जो भी आउटपुट मिल रहा है उसको, मतलब यहां से एसआर फ्लिप फ्लॉप से उसको उल्टा कर देगा। यदि 1 मिल रहा है तो 0 कर देगा, 0 मिल रहा है तो 1 कर देगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद यही वाला अब रीसेट भी करना है, तो रीसेट करने के लिए फिर यहां जाएगा, है ना, यहाँ इसी में लगा हुआ, और फिर ये रीसेट यहां से भी हो जाएगा, है ना। तो यहां से डिस्चार्ज होगा, यहां से रीसेट होगा। ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर से डिस्चार्ज होगा, सॉरी रीसेट होगा, रीसेट लिखा है तो रीसेट होगा, और यहाँ डिस्चार्ज लिखा है तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर से रीसेट हो सॉरी डिस्चार्ज होगा। अब इसका वर्किंग को समझिए कि काम कैसा कर रहा है, ये बहुत जरूरी है, काम कैसा कर रहा है इसको समझना, है ना। ये है 7वां पिन, है ना। ये 5 किलो ओम को थोड़ा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसका डायग्राम थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा हमको नहीं बनाना है ना, ऐसा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसका मेन वर्किंग क्या है ये समझिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, है ना दोस्तों, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। 8 पिन का है, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4, 5, 6, 7, 8 पिन। अब मैंने इधर उधर इसलिए लिखा है ताकि आपको वर्किंग समझ में आएगा। देखिए देखिए समझिए क्या है। अच्छा, ये जो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी चीज फेज और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटर बनाती है, कैपेसिटर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। ये जो 3 फेज का लाइन जा रहा है उसके नजदीक क्यों नहीं रहने बोलता है, 3 फेज लाइन के जो हाई वोल्टेज का लाइन जा रहा है ना, उसके नीचे क्यों नहीं रहने बोलता है, टावर के नीचे, क्योंकि वो अपना 3 फेज लाइन और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटर बना लिया है, मतलब चार्ज स्टोर कर ले, वहां पर जाएंगे तो आपको करंट मारेगा, है ना। यदि हाई वोल्टेज जा रहा है तो इसीलिए टावर को काफी ऊंचा बनाया जाता है ना, काफी ऊंचा में इंस्टॉल किया जाता है और तार काफी ऊंचाई से लेगा जाता है ना। तो कोई भी अगर फेज पार हो रहा है, कोई भी फेज, और बीच में यहाँ न्यूट्रल है यानी ग्राउंड, तो ये अपने बीच में चार्ज को स्टोर कर लेता है, ये चार्ज स्टोर कर लेता है, समझ में आ रहा है, चार्ज स्टोर कर लेता है, यानी सेम टू सेम ये कैपेसिटर की तरह काम करता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो ये पावर सोर्स सप्लाई है, ये ग्राउंड है, इसके बीच में कैपेसिटर बन जाएगा, है ना, यहाँ चार्ज स्टोर होगा, ये पूरा लाइन में चार्ज स्टोर हो जाएगा। आप देखिए, तो पहला बार क्या होगा दोस्तों, जैसे अभी चार्ज स्टोर हो रहा है ना, कंट्रोल वोल्टेज मेरा पास ये है ना, चार्ज स्टोर हो रहा है, सप्लाई जैसे आ रहा है तो चार्ज स्टोर हो रहा है। अब जैसे एक लिमिट तक पहुंच जाएगा, कितना लिमिट, ये देखिए यहां पर और यहां पर वोल्टेज आपको पता करना है कि यहां पर और यहां पर कितना वोल्टेज है। तो कैसे पता करेंगे, यहां से वीसीसी हम दे रहे और 2 जगह में बटेगा, एगो यहां पर हमको बताना है, एगो यहां पर बताना है। कैसे बताएंगे, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, वीडीआर पता है आपको, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, है ना, आपको घबराना नहीं है, वीडीआर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, है ना, वोल्टेज डिवाइडर रूल। उसी तरह से करंट डिवाइडिंग रूल भी होता है ना। देखिए पहले तो आप ये बताइए कि ये वाला टर्मिनल के लिए, मतलब इस पॉइंट पर कई गो रजिस्टर है, माने इस पॉइंट
में हमको निकालना है ना वोल्टेज, तो इसके आगे कई गो रजिस्टर है, एक है, और इससे पीछे नीचे में कई गो है, नीचे में एगो और एगो दो गो है, ऊपर में 5 किलो ओम है और नीचे में 5.10 किलो ओम है ना, बस। और ये वाला इसके लिए नीचे में एक गो है और ऊपर में दो गो है, हाँ ऊपर में देखिए इस पॉइंट के ऊपर में दो गो रजिस्टर है 5.10 किलो ओम और इसके नीचे में एक गो है 5 किलो, बस इतना आपको पता चलिए। अब यहाँ देखिए ये VCC है, ये 5 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम है, ये 5 किलो ओम वही वाला है ना, यहाँ पर शॉर्ट में इसको छाप दिया। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में यहाँ पर कैसे वोल्टेज निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ऐसे डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर 2/3 होगा, 2/3 VCC होगा, लेकिन कैसे होगा, यहाँ पर 1/3 VCC होगा, लेकिन कैसे होगा वो बताता हूँ। देखिए हमको निकालना क्या है, यहाँ पर हमको एक बार निकालना है और एक बार यहाँ पर निकालना है ना। तो यहाँ पर पहले निकाल रहे वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, इसके आगे जब भी जिसके लिए वोल्टेज निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना है, जब भी जिसके लिए वोल्टेज निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस नहीं लेना है, तो लेना किसका है, जो नहीं है, जो उसके पास नहीं है। तो इस लाइन इस पॉइंट के ऊपर में कई रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है, तो क्या नहीं है, ये दो को सब नहीं है, तो दो को गुना कर दीजिए किसके साथ, VCC के साथ गुना कर दिए बटा तीनों को जोड़ दीजिए 5 10 15, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 2/3 VCC आया, 2/3 VCC, यानी इस पॉइंट पर हमको पता चल गया 2/3 VCC। अच्छा ठीक है, ये वाला तो आप लोग पता कर दिया, नीचे वाला कैसे पता करेंगे, नीचे वाला, तो नीचे वाला पता करने का बहुत आसान तरीका है, ये पॉइंट ए हमको मिल गया, पॉइंट बी, तो यहां पर कैसे हमको वोल्टेज पता चलेगा, इस पर कई गो है, ऊपर में देखिए हमेशा जो उसका अधिकार का चीज है वो ऊपर में रहेगा, जो उसका अधिकार में नहीं है वो नीचे में रहेगा। तो इसका अधिकार में कौन है, ये दो गो है, तो दो गो को नहीं लेना है, जो इसके अधिकार में नहीं है उसको लेना है, यानी 5 ओम को लेना है, और गुना कर दीजिए VCC से बटे तीनों को जोड़ दीजिए 15, तो 5 तिया 15, 5 एक कम 5, तो देखिए 1/3 VCC आया। ऐसे ही ये हुआ वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, है ना। नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार फिर यहाँ पर रिपीट करके देख लीजिए, है ना, क्योंकि देखिए ऑफलाइन क्लास में हम फिर से बता देंगे वो चलेगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैं आपको फिर से क्यों बताऊंगा, है ना, वो तो सब रिकॉर्डेड है ही है। अब फिर से वहां पर ध्यान से मान लेते एक बार आपका नजर नहीं था, तो अब फिर से नजर रख करके समझ लीजिए, है ना। अब देखिए ये हमको वोल्टेज पता चल गया, तो ये चार्ज कब होगा, देखिए जब इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो 2/3 VCC से ज्यादा हो जाएगा, है ना। जब ज्यादा हो जाएगा कि वोल्टेज यहाँ पर जब चार्ज बढ़ते जा रहा है, यहाँ का वोल्टेज भी तो बढ़ते जाएगा, तो वोल्टेज जब 1/3 VCC से ज्यादा हो जाएगा तब ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है ये वाला टर्मिनल ये बोलेगा कि रुक जाओ, बस काफी है ना, काफी है, और यहां से एगो सिग्नल भेज देगा, यहां से एगो सिग्नल भेज देगा, सिग्नल भेज दिया, ठीक है। वर्किंग को समझिए, है ना, हर एक पार्ट का मैं वर्किंग नहीं बताऊंगा, हर एक पार्ट का नाम क्या है वो बताऊंगा, लेकिन वर्किंग पूरा ओवरऑल एक ही बार समझ लीजिए कि माने मेन देखिए आप लोग समझ रहे कि शायद ये बहुत बड़ा वर्किंग है, नहीं एकदम सिंपल सा, कैपेसिटर एक बार चार्ज होगा एक बार डिस्चार्ज होगा, बस हो गया, यही इसका वर्किंग। ये कैपेसिटर बना रहा है ना VCC और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटर, तो एक बार कब कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, एक बार कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, खत्म, 555 IC खत्म हो गया। हर एक पार्ट को समझने का कोई जरूरत नहीं, और समझ में भी नहीं आएगा अभी, है ना, डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, उतना नहीं समझना है, बेसिक से चीज समझना है कि ग्राउंड और VCC के बीच में कैपेसिटर बनता है, कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। अब देखिए तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 2/3 वोल्टेज से ज्यादा जैसे वोल्टेज हो जाएगा 2/3 VCC से, तो ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो बोलेगा रुक जाओ, कहेगा ये बोलेगा रुक जाओ, काफी है, और ये रोक देगा, है ना, रोक देगा, और यहाँ से एगो सिग्नल भेज देगा, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज एगो सिग्नल भेज देगा SR फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, सिग्नल भेज दिया, अपर कंपैरेटर एगो सिग्नल भेज दिया। अब ये उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटपुट जाएगा, आउटपुट मिल गया। अब फिर जैसे आउटपुट मिल गया तब तो इसको फिर डिस्चार्ज भी होना है, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज भी हो गया, है ना, डिस्चार्ज भी यहाँ से इस टर्मिनल से डिस्चार्ज, जैसे यहाँ पर आउटपुट मिला तैसे तो ये डिस्चार्ज भी तो हो रहा है, तो 7वां टर्मिनल डिस्चार्ज भी हो गया, जो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया, है ना। देखिए यहाँ से फिर करंट गया ना, तो इधर से आ रहा है वोल्टेज, इधर से जो करंट आ रहा है, और ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है सिग्नल इधर भी भेजेगा, और इधर से जो है करंट जा रहा है NPN ट्रांजिस्टर से, है ना, तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो इस वाला करंट को अपोज करेगा, और ये जो ट्रांजिस्टर ये कैपेसिटर बना हुआ उसको डिस्चार्ज कर देगा, ये 7 वाला पिन डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा तो फिर से इसको चार्ज होना पड़ेगा, तो ये जो ट्रिगर है ना, ये ट्रिगर, अच्छा ये ट्रिगर बोलेगा कि यहाँ पर जैसे 1/3 VCC से जैसे कम वोल्टेज हुआ, इस लाइन में कैपेसिटर में जैसे 1/3 VCC से कम वोल्टेज हुआ, तैसे ये ट्रिगर बोल देगा कि बस हो गया, अब इसको फिर से चालू करो, फिर से चार्ज करो, तो ये फिर से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो ये इसका काम है दोस्तों, ये इसका काम है, मतलब
जैसे यहाँ कैपेसिटर जैसे चार्ज होना शुरू हुआ है ना, जैसे चार्ज होना शुरू हुआ तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का वैल्यू जैसे 1/3 VCC से एक थोड़ा ज्यादा होगा तो बोल देगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज कि हो गया, काफी है। अब यहाँ से एक सिग्नल भेज देगा, अब ये डिस्चार्ज होने लगा, आउटपुट मिल जाएगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, है ना। और फिर जैसे डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज का मतलब क्या, वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो वोल्टेज डाउन होकर जैसे 1/3 VCC से कम हो गया, जैसे 1/3 VCC से कम हो गया, तैसे ये ट्रिगर बोलेगा कि बस इतना काफी है। उसके बाद फिर इसको फिर इसको कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए बोल देगा। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का मोबाइल में क्या होता है, जैसे 100% चार्ज होता है तैसे वहां पर एक सिस्टम लगा हुआ है कि बस काफी है, अब सर्किट को बंद कर दो, तो आपका मोबाइल चार्ज लेना बंद कर देता है। भले वो लगा हुआ है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, भले वो चार्ज में लगा हुआ है फिर भी कट जाता है सर्किट, है ना, वो चार्ज नहीं होता, मतलब 100 फुल हो गया। लेकिन उसी तरीके से तो ये कौन किया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज किया, जो चार्ज को बंद कर दिया वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज किया, ठीक है, काफी है, बस हो गया, है ना, चार्ज हो गया, है ना। अब इसको चलाओ, चल गया, आपका टाइमर चल गया। उसके बाद जैसे अब आपका मोबाइल लो बैटरी होने लगा, जैसे 1% हुआ, 1% जैसे हुआ, अब 0%, 1 के बाद आप लोग कभी 0 देखे, मैंने देखा है, मेरा मोबाइल में हम देखे कि 0 भी हो जाता है। तो जैसे 0 हुआ तुरंत अगर चार्ज में नहीं लगा तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो जैसे 0 होगा मतलब क्या, वो जो लिमिट किया है कि 1% चार्ज, तो वो जैसे 1% चार्ज से नीचे आएगा, है ना, तो ये बोल देगा कि बस मोबाइल खत्म, चार्ज खत्म हो गया, तो फिर से इसको चार्ज करो। तो जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं, तो फिर से इसको चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। मोबाइल का बैटरी भी तो कैपेसिटर है, एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो बस दोस्तों ये ऐसा ही काम करता है। अब इसमें तो फिर टाइमर का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, टाइमर जो यहाँ पर सिग्नल भेजा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कि जैसे इतना वोल्टेज आ गया 2/3 VCC से ज्यादा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल देता है बस काफी है। अब यहाँ से कोई सिग्नल भेज दिया, आउटपुट मिल गया। आउटपुट कैसे मिला, ये SR फ्लिप फ्लॉप, 1 को 0, 0 को 1। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सारा चीज जो है दोस्तों वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अभी तक मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया नहीं है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वहां पर अगर हमको मिलेगा SR फ्लिप फ्लॉप तो मैं वहां पर जरूर बता दूंगा कि SR फ्लिप फ्लॉप में ये होता है। इसका ट्रूथ टेबल बनता है, जिस तरह आप लोग 12 केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े थे, ट्रूथ टेबल लॉजिक गेट का, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, ट्रूथ टेबल पढ़े थे कि अगर यहाँ पर इनपुट में ए है और एक और इनपुट में बी है तो आउटपुट यानी वाई में क्या होगा, पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। तो उसी तरह SR फ्लिप फ्लॉप का दोस्तों ट्रूथ टेबल बनता है, जो कि मैं अभी डिजिटल पढ़ा तो नहीं रहा, तो मैं आपको इसको कल क्लियर समझा नहीं पाऊंगा, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि जितना आपका जरूरत है मैं उतना आपको बता दूंगा। तो आपका एग्जाम में वर्किंग नहीं पूछता है, डिप्लोमा में नहीं पूछता वर्किंग, वो आपको खाली बोलेगा कि इसका ब्लॉक डायग्राम छाप के बता, तो बस एकदम रट के जाना है और छाप के इस तरह आ जाना है। अच्छा, और यदि आपको लिखना है तो मैं हर एक पार्ट का नाम लिखवा दूंगा, मैंने नाम लिखवा, जैसे यहाँ पर क्या क्या मेन देखिए, मेन 4-5 को है। जैसे आप अलग से VCC नहीं लिखना है, अलग से आपको कंपैरेटर दोनों नहीं लिखना पर लोग, आपको लिखना क्या है, VCC और ये रजिस्टर एक के साथ आ जाएगा। कब, जब आपको लिखना है क्या फॉलोइंग पार्ट्स आर फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टाइमर 555। पहला वोल्टेज डिवाइडर, पहला पार्ट क्या है, वोल्टेज डिवाइडर, कि यहां से जैसे वोल्टेज दिया वो 2 भागों में बट गया, ठीक है, 2 भागों में बट गया। अच्छा रुकिए 1 सेकंड, आपको वर्किंग समझ में नहीं आया, मुझे पता है वर्किंग समझ में नहीं आया, तो आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं। यूट्यूब में मैंने भी पहले ही देख लिया था कि कौन कितना मैंने कैसा बता रहे थे, है ना। तो मुझे लगा कि आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी आपको डिप्लोमा लेवल का नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। सब देख रहे कि कहीं लिखा है ब्रैकेट में IIT लिखा है, कोई NIT लिखा है ना, तो कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, मतलब आपका डिप्लोमा लेवल का वो सब नहीं है, आप समझ भी नहीं पाएंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। भले वो लोग अपना लेवल में बहुत अच्छा समझा रहे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल का है, तो इसमें मतलब ये डिप्लोमा लेवल का नहीं है, लेकिन आपको तो पढ़ रहे, बोल तो रहे सिलेबस मतलब इतना मैंने फास्ट दे दिया नहीं इस बार, मतलब आपको कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहता है झारखंड सरकार, है ना। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्या हालत है, अगर IT क्षेत्र इतना ही ज्यादा बढ़िया रहता है झारखंड में तो कि आज ये इतना गरीब नहीं रहता। लेकिन बच्चा को जोर जबरदस्ती पढ़ा रहा है हाई कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है ना, भले उसको समझ में आए चाहे नहीं आए, लोड कितना बढ़िया उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो सिलेबस में समय 6 महीना है, लेकिन भर दिया है 2 साल का सिलेबस, है ना, हर एक चीज को अगर बढ़िया से समझेंगे तो अच्छा, पहला हम लोग पहला पार्ट क्या देखे इस ब्लॉक डायग्राम का, पहला वोल्टेज डिवाइडर, सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, आपको घबराना। दूसरा कंपैरेटर, तो कंपैरेटर में 2 कंपैरेटर, एक लोअर कंपैरेटर एक अपर कंपैरेटर, ठीक है। अपर कंपैरेटर का पहला टर्मिनल है वो कंट्रोल वोल्टेज, दूसरा टर्मिनल थ्रेशोल्ड वोल्टेज, खाली नाम लिख देना बस। अच्छा, लोअर कंपैरेटर का एक टर्मिनल ट्रिगर, ठीक है। अच्छा, और वही वोल्टेज डिवाइडर में ही आपको लिख देना है कि इसमें 3 गो रजिस्टर होता है 5-5 किलो ओम का, खत्म। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों होगा इन्वर्टर का SR फ्लिप फ्लॉप भी लिख सकते हैं कि ये एक मेमोरी है जो याद रखता है। इन्वर्टर क्या करेगा, ये आपका
इसका एक मेन पार्ट है, इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, जो आपको यहाँ से आउटपुट मिल रहा है टाइमर का। रीसेट, आप यहाँ रीसेट मार सकते हैं। ग्राउंड, ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट है ग्राउंड से, बस। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी होना है ना, कैपेसिटर को डिस्चार्ज भी करना है। मतलब इसमें बहुत कुछ खास आपको नहीं जानना है, खाली ये वाला सर्किट को रट लीजिए, बस ये वाला डायग्राम को रट लीजिए, यही आपका एग्जाम में आने वाला है। और पिन डायग्राम तो बहुत आसान है, उसमें खाली छाप देना है, और 1 2 3 4 खाली सभी पिन का नाम लिख देना है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट एकदम। तो दोस्तों अब इसका हम लोग वही बोल रहे कि इसका क्या क्या मेन कंपोनेंट पार्ट्स वो सब लिख देते। तो फॉलोइंग जैसे डायग्राम छापे जस्ट उसके नीचे छापना है, मैंने लिखना है फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टाइमर 555। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टाइमर 555। पहला वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज। दोस्तों इतना कुछ आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, है ना। अगर ये ब्लॉक डायग्राम पूछ दिया तो वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर लिखकर डैश दीजिए। और इसमें लिखिए कि द VCC, द पावर सप्लाई या द वोल्टेज सप्लाई जो लिखना है, द VCC इज डिवाइडेड इनटू, VCC is divided into two voltage levels, two voltage level। पहला है क्या है 2/3 VCC and 1/3 VCC by 3 resistors, 3 resistance of value 5 kilo ohm। That's why इसी कारण से दोस्तों it is known क्या 555 टाइमर। इसी कारण से इसको 555 टाइमर बोलते हैं कि ये इसमें जो VCC है वो 3 को रेजिस्टेंस के माध्यम से 2 अलग अलग वोल्टेज लेवल में बढ़ जाता है। यानी VCC इसको बांटा 3 को रेजिस्टर इसको बांटा 2 वोल्टेज लेवल में, एगो 2/3 VCC, एगो 1/3 VCC। कई को रेजिस्टेंस, 3 को रेजिस्टेंस, 5-5 किलो ओम का, इसीलिए इसको 3 को 5 टाइमर बोलते हैं। दूसरा कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है दोस्तों, कंपेयर करने के लिए। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने एप्लीकेशन आपको बताया था ओपाम का एप्लीकेशन, तब मैंने बताया था कि कंपैरेटर क्या होता है। कंपैरेटर है ना, कंपेयर करने के लिए 2 सिग्नल को, ठीक है। अच्छा, तो कंपैरेटर इट हैज 2 कंपैरेटर्स, 2 कंपैरेटर्स। One is upper comparator, other is lower comparator। Upper comparator has 2 terminals, upper comparator, लिखते चलिए, ये सब आपको समझना नहीं है, आप पहले ही समझ चुके हैं ये सब उस डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, सर्किट के बारे में, ब्लॉक डायग्राम। 2 कंपैरेटर, अपर कंपैरेटर हैज 2 इनपुट टर्मिनल्स, क्या 2 इनपुट टर्मिनल्स। अपर कंपैरेटर हैज 2 इनपुट टर्मिनल्स। पहला है कंट्रोल वोल्टेज, एंड दूसरा क्या है दोस्तों, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। लोअर कंपैरेटर का भी एक इनपुट टर्मिनल है, लोअर कंपैरेटर हैज 1 इनपुट टर्मिनल, 1 इनपुट टर्मिनल। क्या है दोस्तों, ट्रिगर। चलिए हो गया। तीसरा क्या दोस्तों हमारे पास, तीसरा SR फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है, इट हैज 1 SR फ्लिप फ्लॉप,
फ्लिप फ्लॉप, यानी इस ब्लॉक डायग्राम में एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है ना, विच आर टेकन इनपुट फ्रॉम कंपैरेटर्स। जो इनपुट कहां से लेता है दोस्तों, अपर कंपैरेटर लोअर कंपैरेटर से। चौथा क्या है हमारे पास, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर। तो एक डिस्चार्ज सर्किट कंप्लीट होता है किसके द्वारा, उस एनपीएन ट्रांजिस्टर के माध्यम से। तो डिस्चार्ज सर्किट is completed by NPN ट्रांजिस्टर। बोल रहे देखिए किसी में भी इसका वर्किंग के बारे में लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसे बोल रहे कि आपको वर्किंग आपको एग्जाम में नहीं देगा। चौथा हो गया। पांचवा क्या है, इन्वर्टर, और वही वाला लास्ट है, तो यहां पर लिख देते हैं उसको। ब्लॉक डायग्राम भी हमारा खत्म हो गया। पांचवा है दोस्तों इन्वर्टर। घर वाला इन्वर्टर नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो इट गिव्स, नहीं अभी रुकिए। इन्वर्टर, तो इन्वर्टर में क्या है, इट हैज वन, यानी इस सर्किट में एगो इंटरनल इन्वर्टर भी है। इंटरनल इन्वर्टर विच गिव्स आउटपुट, जो हमें क्या देता है दोस्तों, वही इन्वर्टर है तो हमको आउटपुट दे रहा है, विच गिव्स आउटपुट। चलिए सब खत्म हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको ब्लॉक डायग्राम आता है एग्जाम में तो इतना लिखना पड़ेगा, इतना, और कुछ खास नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, खुद पढ़ करके समझ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। अब दोस्तों इसका पिन डायग्राम में बताओ। पिन डायग्राम तो बहुत आसान है, खाली उसका पिन को खाली छाप देना बस हो गया, और सभी पिन का नाम खाली लिख देना है। तो लिखते हैं इसका पिन डायग्राम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक, पिन डायग्राम ऑफ टाइमर 555। टाइमर 555 या फिर 555 टाइमर का पिन डायग्राम बहुत आसान है। देखिए कैसा, तो सिंपल से लिखना है। अगर ये वाला आता है एग्जाम में तो द पिन डायग्राम ऑफ 555 टाइमर इज गिवन बिलो। चलिए इसका दिखा देते हैं, टाइमर का 555 का आपका पिन डायग्राम। तो नॉर्मल से ऐसा होगा, यहां पर कट होगा एगो, जिससे पहचानेंगे कि इधर वाला रहेगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, जस्ट 4 के ही जस्ट यहां से ऊपर से नहीं, ये 5, 6, 7, 8। जो पहला जो टर्मिनल है दोस्तों ये वाला, यहां पर एक होल रहता है, ठीक है, ताकि पहचानेंगे कि यहां से 1 शुरू हो रहा है। यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। देखिए मैंने ब्लॉक डायग्राम में भले यहाँ 1 लिखा था, 2 यहाँ लिखा था, 3 यहाँ लिखा था, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ लिखा था, लेकिन पिन डायग्राम में ऐसा नहीं करना। पिन डायग्राम में एकदम सीरियल नंबर से, क्योंकि ये आपका रियल वाला जो आपको मार्केट से खरीद के लाते हैं आप लोग, वो वाला है, तो इसमें तो सीरियल नंबर में ही लिखा रहेगा ना, 1 2 3 4। पहला जो है दोस्तों वो आपका ग्राउंड है, GND ग्राउंड। दूसरा दोस्तों आपका ट्रिगर है। तीसरा है आपका दोस्तों आउटपुट। चौथा है आपका रीसेट। पांचवा आपका कंट्रोल वोल्टेज। एकदम रट लेना है, बोल तो रहे दिमाग में एकदम रट लेना। छठा आपका क्या है, छठा आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सातवां आपका डिस्चार्ज पिन। आठवां है आपका VCC। बस हो गया, रेडी। यहां पर लिख दीजिए टाइमर 555, खत्म हो गया, बस हो गया, आज का वीडियो खत्म। यही है पिन डायग्राम दोस्तों, यही है। 8 को पिन है, सभी पिन का नाम मैंने आपको लिख करके दे दिया। अब दोस्तों ये, अब इसके बाद जो दोस्तों
ये खत्म हो गया। मतलब आपका टाइमर 555 का मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम, उसका डिफिनेशन और उसका पिन डायग्राम आज बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसका ड्यूटी साइकिल और बाद में जो भी कुछ है वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम वीडियो में एकदम बोलते रहे, चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए इस वीडियो को, इस वीडियो के लिंक को। और क्या, आप वीडियो एकदम ये सब जितना भी है आप लोग नोट्स बनाते चलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।